हाय एवरीवन। प्रीलिम्स के रिज़ल्ट को निकले 2-3 दिन हो गया ऑलमोस्ट। बट आई नो कि बहुत लोग का मन अभी भी शांत नहीं हुआ होगा। जो हलचल रहती है मन में रिज़ल्ट आने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, और अगर आपको उसका रिज़ल्ट ना मिले तो एक मन में ना फ़ियर आ जाता है। तो देखो, यहीं पे आपको डिसाइड करना है कि इस वक्त क्या करना है। या तो आप फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन कर सकते हो, या तो आप फेस एवरीथिंग एंड राइज़ कर सकते हो। देखो, आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा, चाहे आप यूपीएससी की फील्ड में रहो या ना रहो, बट आपको किसी भी हालत में रुकना नहीं है। और देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पेपर को, इस रिज़ल्ट को लेके अपने क्रेडिबिलिटी, अपने पोटेंशियल पे क्वेश्चन मार्क मत लगने देना। सिर्फ हार्डवर्क का ये पेपर होता है ना, तो सीटें कम पड़ जाती हैं यूपीएससी में। बिकॉज़ आई नो कि पिछले 2-3 महीनों में रज के आप लोगों ने मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब हम चाहते हैं वो चीज़ हमको तब नहीं मिलती है। और यूपीएससी का भी ना सेम कंडीशन है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि आगे करना क्या है। हम ब्लाइंडली होके हैप्पैज़ार्ड मैनर में सोच नहीं सकते कि हम ये कर दें वो कर दें। जो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको डिसीज़न लेना होगा, वो काफ़ी सोच समझ के लेना होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल लेना होगा। सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट में हम कुछ भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होता। देखो, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनका रिज़ल्ट आया है, उनको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्वालिफाई हुआ होगा, जो मेंस 2024 देंगे। उसमें ऑलमोस्ट 78 डेज़ बाकी हैं। इनका तो क्लियर है, इनको अब मेंस की तैयारी करनी है, कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है। एक सिंगल टारगेट इनका होना चाहिए कि इनको मेंस क्वालिफाई करना है। और मेंस क्वालिफाई इस तरीके से करना है कि जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए रह जाए कि आपको कौन सा पोस्ट मिल रहा है, आपको कौन सी सर्विस मिल रही है। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ये आप अपनी मेंस के मार्क्स से डिसाइड करोगे। इसके बाद काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 1, 2 या 3 अटेम्प्ट हुआ होगा। कुछ ऐसे हैं जिनका 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुका है, मतलब 2024 उनका तीसरा, चौथा या पाँचवा अटेम्प्ट होगा। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका 2024 लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो हम ये भी देखेंगे कि इनके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है, आगे क्या करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वी विल सी दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर प्लान बी। जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आता है, जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आता है, या फिर फाइनल रिज़ल्ट आता है, तीनों स्टेज में से किसी का भी रिज़ल्ट आएगा, उसके जस्ट बाद आप प्लान बी का नाम सुनोगे। बट प्लान बी क्या करना है, कैसे करना है, क्या राइट टाइम होना चाहिए प्लान बी के लिए, ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप एक दिन पहले ये सोचो कि मुझे यूपीएससी जर्नी कंटिन्यू करनी है, और जस्ट एक दिन बाद आप ये सोचो कि मुझे प्लान बी करना है, मुझे ये करना है। प्लान बी के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे हर एक चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले, जो लोग 2024 का मेंस लिखने वाले हैं, जिनका प्री क्वालिफाई हो गया, उनको क्या करना है। उनके सामने सिर्फ़ और सिर्फ एक गोल है, डेट इज़ मेंस 2024। आप बहुत लकी हो, बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपको 2024 लिखने का मौका मिल रहा है। इस मौके को किसी भी हालत में वेस्ट नहीं करना है। अगर अभी आपको लगता है कि आपका 1% चांस है, 2% चांस है, इसको आप 100%, 200% कर सकते हो। अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि मेरा पहला मेंस है, मेरा दूसरा मेंस है, मेरा पहले मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो मेंस की प्रिपरेशन प्री के बाद करते हैं और मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाते हैं। बस आपको ना स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़ लेता हूँ, यहाँ से पढ़ लेता हूँ, वहाँ से पढ़ लेता हूँ, तो ये चीज़ ना बिल्कुल बैकफायर कर जाएगी। आपको मेंस की तैयारी ऐसे करनी है कि आप कम रिसोर्स में, कम नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाओ। फॉर एग्जांपल, आप कोई एग्जांपल प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो एथिक्स का ही आप कोई XYZ एग्जांपल प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ऐसे एग्जांपल प्रिपेयर करना है कि उसको आप GS2 में यूज़ कर सको, उसको आप GS3 में यूज़ कर सको। मान लो आप कोई डेटा प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेटा ऐसे प्रिपेयर करो कि उसको आप GS2 में यूज़ करो, GS3 में यूज़ करो। आप अपने काम को जितना ज़्यादा हो सके तोड़ो, जितना शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जितना क्रिस्प नोट्स बना सकते हो, आप अपने नोट्स कंसोलिडेट करो, रिवाइज़ करो, फाइनली आंसर लिखो। यही 3 चीज़ आपको इन 70-75 दिन करना है। सबसे पहले कंसोलिडेशन, फिर रिवीजन, फिर राइटिंग। ना हो सकता आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जिनका ये पहला मेंस हो, जिन्होंने पहले एक भी आंसर ना लिखा हो, और आंसर लिखा भी हो तो यूपीएससी में कैसे आंसर लिखा जाता है, यूपीएससी की क्या डिमांड होती है, वो उनको ना पता हो। और इन्हीं सब गैप को देखते हुए हम एक मेंस कैटलिस्ट ग्रुप बना रहे हैं ना। और देखो, इस ग्रुप में क्या होगा, सबसे पहले जो बचे हुए दिन हैं आपके पास, उसका आपको एक प्रिसाइज शेड्यूल मिलेगा। किस दिन तक क्या ख़त्म करना है, क्या टाइमलाइन होना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। सेकंड थिंग इज़ डू इट डिफरेंटली। जब भी आप आंसर लिखते हो ना, तो आंसर में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट करके अपने आंसर्स को दूसरों से अलग कर सकते हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल हर पेपर का हर सेक्शन का अपना एक वोकेबलरी होता है। जब आप उन वोकेबलरीज़ को, उन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में यूज़ करोगे तो आप एक सिंपल कीवर्ड के थ्रू बहुत कुछ रिप्रेजेंट करोगे, बहुत कुछ एक्सप्रेस करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो, ये एक मेंस के आंसर राइटिंग मैनुअल है, इसकी भी हम क्लास लेंगे प्रॉपर। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अभी तो मैं इसको अपने मेन टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, IAS पाठशाला वाला। और जब हम एक बार मेंस कैटलिस्ट ग्रुप बना देंगे ना, तो इस पीडीएफ को रिफ़ाइन करके मैं मेंस कैटलिस्ट ग्रुप पे डाल दूंगा। ना देखो, जो हम वोकेबलरी की बात कर रहे थे, क्या होता है, जैसे हम मान लो इकोनॉमी करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप यूज़ कर सकते हो वोकल फॉर लोकल। रैपिड डेवलपमेंट के लिए 5 आइज़ हो गए, इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रेजिलियंस, सप्लाई चेन, क्रोनी सोशलिज्म टू स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म। ये सारे कीवर्ड्स खुद इकोनॉमिक सर्वे यूज़ करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नॉर्मली हम लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यूज़ करते हैं, इसके जगह आप ब्लू स्काई थिंकिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब भी हम इकोनॉमी में चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक कॉमन चैलेंज आप हमेशा यूज़ कर सकते हो, डैट इन इंडिया देयर इज़ अ गैप बिटवीन मैक्रो प्लानिंग एंड माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन। उसी तरह एजुकेशन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, 4 Ds होते हैं एजुकेशन के, डिमांड, डेमोग्राफी, डीरेगुलेशन एंड डेमोक्रेसी। कुछ और कीवर्ड्स आप देख सकते हो, दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ शिफ्ट फ्रॉम राइट टू एजुकेशन टू राइट टू लर्निंग, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। एनवायरनमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए, जैसे 5 Ps ऑफ एनवायरनमेंट, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। वेस्ट टू एनर्जी के साथ हम लोग को वेस्ट टू वेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्लाइमेट अपार्टेड। इसके बाद कुछ कीवर्ड देखो, हमारे कोर सेक्रेटरी अनिल स्वरूप रह चुके हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें किसी भी आइडिया को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए इन 7 पैरामीटर्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा। मतलब जो आपका आइडिया है वो सोशली डिज़ायरेबल हो, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो, फाइनेंशियली वायबल हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल हो, जुडिशली टीनेबल हो, टेक्नोलॉजिकली फीजेबल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और इमोशनली रिलेटेबल हो। तो कोई भी आइडिया अगर इन 8 क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है तो वो आइडिया इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप पे इफेक्टिवली फंक्शन करेगा, फ्रूटिफाई करेगा, सस्टेन करेगा और स्केल करेगा। तो इस तरह के कीवर्ड्स, इस तरह के फ्रेमवर्क आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, जो आपके आंसर्स को बाकियों से अलग लिखेंगे। क्योंकि बाकी लोग जो सिंपल बुक पढ़ के आ रहे हैं, जो कोचिंग मटेरियल दे रहा है, वही सब लोग लिखेगा, वही आप लिखोगे, तो आपका आंसर स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा। बट ऐसे 1-2 आइडियाज़ आप एग्ज़ाम में डाल देते हो तो आपको +1 +1/2 भी मिल जा रहा है हर क्वेश्चन में। तो आप खुद देखो कि एक पेपर में 20 क्वेश्चन होता है और आपको 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप हज़ारों लोग से आगे हो जाओगे। इस आंसर राइटिंग मैनुअल को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैं इसकी प्रॉपर क्लास लूँगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा। आंसर राइटिंग का हम A to Z देखेंगे। यहाँ हमने GS वाइज भी बात की है कि किस GS में आपको क्या करना है, कैसे GS के पेपर को अप्रोच करना है, क्योंकि हर GS के पेपर का अप्रोच ना थोड़ा अलग होता है। हिस्ट्री की डिमांड कुछ अलग होती है, ज्योग्राफी की डिमांड कुछ अलग होती है। मेंस कैटलिस्ट ग्रुप में हम होलिस्टिकली हर एक चीज़ को देखेंगे। इसके बाद हम PYQ मैपिंग करेंगे। काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं PYQ में, काफ़ी थीम ऐसे हैं PYQs में जो बार बार रिपीट होते हैं, हम उनको मैप करेंगे और हम PYQ के आंसर राइटिंग करेंगे, डेली आंसर राइटिंग करेंगे। कोचिंग का मॉक तो देखो आप लगाओगे, FLTs तो लगाओगे, बट इस बीच में काफ़ी लोग PYQs को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, डेली PYQs प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आप PYQ का लिखोगे उसका मैं आपको एक मॉडल आंसर, एक रियलिस्टिक आंसर प्रोवाइड करूँगा। और इन 70-75 दिन आप जितने भी PYQs लिखोगे, इन मॉडल आंसर्स के जो आप नोट्स बनाओगे, लास्ट में जाके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ये आपका फाइनल रिवीजन मैनुअल बन जाएगा। इसके बाद जो भी आप आंसर डालोगे ग्रुप में, पीयर इवैल्यूएशन होगा, आप खुद ग्रुप बना सकते हो, एक दूसरे की कॉपी चेक कर सकते हो। इसके साथ जो यहाँ पे मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा ना, उसके थ्रू आप मैच कर सकते हो कि क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। इसके बाद हम अपने MCG ग्रुप में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है, आंसर को कैसे खोलना होता है, आंसर को लास्ट में जाके कैसे समेटना होता है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिनका अगर आपके पास पहले से ही रेडीमेड इंट्रोडक्शन हो, रेडीमेड कंक्लूजन हो, तो एग्ज़ाम में टाइम बहुत बच जाता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, या फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया, नक्सलिज्म हो गया, NGO से रिलेट करके कोई क्वेश्चन आ गया, प्रेशर ग्रुप से रिलेट करके क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपके पास इनका पहले से ही एक इंट्रोडक्शन बना रहेगा, एक कंक्लूजन बना रहेगा, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना पड़ेगा। हम इस पर भी काम करेंगे। नेक्स्ट वन, जो टॉपर्स की कॉपी होती है उनको थोड़ा एनालाइज करेंगे, जो आपके काम का होगा वो वैल्यूडेशन हम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे टॉपर्स कॉपी से कि मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कोई आइडिया ना हो, हमको इसका कुछ भी ना पता हो, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कम्प्लीटली छोड़ देना या फिर हम वहाँ कुछ करके 1-2 मार्क्स गेन कर सकते हैं।
ये चीज़ भी हम टॉपर्स कॉपी से देखेंगे। नाउ जो ये MCG ग्रुप है ना, ये कम्प्लीटली फ्री ग्रुप है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप ये फॉर्म भर देना। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस फॉर्म को भरने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। एक बात याद रखना कि ये जो ग्रुप है ना, ये जो MCG ग्रुप है, ये उनके लिए है जो मेंस 2024 लिख रहे हैं। इस ग्रुप का, इस प्लान की शुरुआत हम 7 जुलाई से करेंगे और सबसे पहला जो लेक्चर रहेगा इस ग्रुप का वो दी आंसर राइटिंग मैनुअल पे आएगा। ज़ीरो से देखेंगे हम लोग कि आंसर राइटिंग करना क्या है, यूपीएससी का डिमांड क्या होता है, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम है ना वो आपके राइटिंग स्किल को टेस्ट करता है और हमको इसी को मास्टर करना है ना। ये तो रही उनकी बात जो 2024 का मेंस दे रहे हैं। जो 2025 के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिन्होंने मन बना लिया है इस साइकिल में उनको रहना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए ये जानना है टाइम उनके पास बहुत कम है। ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके पास 1 साल है, क्योंकि इन 1 साल में आपको बहुत कुछ करना है। अच्छा, जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो भी इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर राइटिंग का PDF है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 वालों के लिए भी है। आपको भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी होगी। आंसर राइटिंग के जो न्यूएंसेस होते हैं ना, आपको भी सीखने होंगे। तो इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना। वैसे इसका लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे आएगा, बट लेक्चर आने से पहले आप एक बार इस PDF को गो थ्रू कर लोगे तो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा ना। देखो, जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक प्रिज्म ग्रुप स्टार्ट करूँगा, प्रिसाइज एंड रिग्रेस इंटेंसिव सीरीज़ फॉर मेंस। क्योंकि आपको प्रीलिम्स से पहले मेंस रेडी होना होगा। आपको मेंस के जितने भी एस्पेक्ट है ना, सबको कवर करना होगा और इस प्रोसेस में आप प्री को भी कवर करते जाओगे। सबसे पहले आप एक टाइमलाइन देखो। आपका प्री का एग्ज़ाम जो है वो 25 मई 2025 को होगा और आपका मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 22 अगस्त 2025 को होगा। मतलब प्री और मेंस के बीच देखोगे तो आपको 89 डेज़ मिल रहा है। आज से बात करो तो आपके पास 10 महीना है और इन 10 महीनों में आप मैक्स टू मैक्स दिसंबर या जैन तक आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद आपको मिड जैन से प्री के लिए लगना पड़ेगा। डैट मीन्स मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 6-6.5 महीना है। इसीलिए मैंने आपको ये बोला ना कि यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि टाइम आपके पास बहुत है, क्योंकि पलक झपकते ही आपका जुलाई जाएगा, अगस्त जाएगा और सितंबर में देखो यूपीएससी का मेंस है। जैसे ही यूपीएससी का मेंस ख़त्म होता है ना, लगने लगता है कि देखो बस प्री आ ही गया है। और हमको तैयारी ऐसी करनी है कि जो लोग भी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका इन 3-4 महीनों में ऐसा प्रिपरेशन हो जाए कि जब 2024 का मेंस हो तब 2025 वाले भी 2024 के मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर सकें। डैट मीन्स 20 सितंबर से यूपीएससी का मेंस है, तो 20 सितंबर तक आपका 70 to 80% मेंस ख़त्म हो जाना चाहिए। और ख़त्म होने की टेंशन मत लो, मैं आपका कराऊंगा ख़त्म। देखो, सबसे पहले क्या करना है, प्रिज्म ग्रुप में हम क्या करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि 2024 का जो आपने प्री दिया है ना, उसका आप एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट बनाओगे। इस चार्ट को बनाने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो, गलती करने में कोई हर्ज नहीं होता, बट अगर आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो ये यूपीएससी का साइकिल ना इंसान को खा जाता है। और जो गलतियाँ आपने 2024 में की हैं, उन गलतियों को मैं आपको 2025 में रिपीट नहीं करने दूंगा। इसीलिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 2024 का जो आपने पेपर दे रखा है उसका एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट प्रिपेयर करेंगे। कहाँ हमने क्या गलती की है उसको समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। नाउ प्रिज्म ग्रुप में हम क्या करेंगे, मैं आपको डेली, वीकली और मंथली प्लानर प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि देखो ना, टाइमलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्पोज टाइमलाइन, एक होता है सेल्फ मेड टाइमलाइन। जो हम टाइमलाइन खुद से बनाते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हैं। किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने 2 घंटा रखा है, 2 दिन रखा है, हमारा 2 दिन में नहीं हुआ तो हम उसको 3 दिन बढ़ा देते हैं, 4 दिन बढ़ा देते हैं। बट ये जो एक्सटेंशन है ना, हमेशा हमको डिबैकल की तरफ ही ले जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एफिशिएंसी तभी आती है जब स्कार्सिटी होती है। टाइम का स्कार्सिटी आपके रहेगा, टाइम लिमिटेड रहेगा, तभी आप एफिशिएंट तरीके से काम कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको डेली, वीकली, मंथली प्लानर दूंगा कि इस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब आपका रिवीजन डे होगा, कब आपका टेस्ट डे होगा, कब आपका लीजर डे होगा। उन सारी चीज़ को हम डिसाइड करेंगे और मंथ एंड में हम एक रियलाइजेशन शीट प्रिपेयर करेंगे। वो शीट एक तरीके से हमारा आई ओपनर का काम करेगा कि इन पूरे महीने हमने क्या किया है, जो शेड्यूल हमने बनाया, जो टारगेट हमने बनाया, जो प्लान हमने बनाया, उसको कितना फॉलो किया, कितना फॉलो नहीं किया। और मान लो बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले घर पे पढ़ते हैं, उनका कोई पीयर ग्रुप नहीं है, तो इस शीट से आपको ये पता चलेगा कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो कितना प्रिपेयर कर रहा है, वो कितना पढ़ रहा है और आप कितना पढ़ रहे हो। इससे ना आपको रियल कंपटीशन का आइडिया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉल्स सेंस में ही जीते रहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की, 9 घंटे 10 घंटे बुक खोल के रखे रहते हैं, बट इफेक्टिवली कुछ पढ़ाई होती नहीं है।
तो 1 महीने बाद जब आप ये देखोगे कि आपने कितनी पढ़ाई की, कितना चीज़ें कवर की, आपको कितना आता है, कितना आपने इनपुट दिया, उसका कितना आउटपुट निकला, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने उस पूरे मंथ क्या किया। और देखो ये एक्सरसाइज हम स्टार्टिंग मंथ से करेंगे ना, तो जो लास्ट के मंथ में जाके प्री से पहले जाके, प्री से 1-2 महीने पहले जाके हमको ये रियलाइजेशन होता है कि हमने पूरा साल बर्बाद कर दिया। जो एक रिग्रेट की फीलिंग आती है ना, वो नहीं होगी। इसके बाद हम लोग प्री प्लस मेंस दोनों साथ में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिए, तो स्पेक्ट्रम कंप्लीट करने के बाद हम प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको लगाएंगे, प्लस पीवाईक्यूज़ का हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। इससे जो आपका मेंस है, प्री है, दोनों चलता रहेगा। प्लस कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसका सोर्स देखेंगे कि आप कौन से टॉपिक को किस सोर्स से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, एक्टिव रिकॉलिंग शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमको बार बार रिवाइज़ करना होता है। उसके लिए मैं आपको एक्टिव रिकॉलिंग शीट प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, लक्ष्मीकांत का एक्टिव रिकॉलिंग शीट है। आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ के रख दो। उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, उनको आप सॉल्व करो, उनके आप आंसर लिखो। और देखो सिर्फ आपको ये पढ़ना नहीं है, इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख के आपको ग्रुप पे सबमिट भी करना है। क्योंकि देखो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूंगा, ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और ये पीडीएफ आपके किसी फोल्डर में जाकर पड़ा रहेगा। ये कभी खुलने वाला नहीं है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखो, ये ज्योग्राफी का एक्टिव रिकॉलिंग शीट है। यहाँ पे देखो ना, मैंने इसको लास्ट ईयर भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, 74 देखो, ये कोरियोलिस फोर्स के बारे में है, ठीक है। यहाँ देखो कोरियोलिस फोर्स, और यूपीएससी 2024 में भी कोरियोलिस फोर्स के बारे में दिया गया था। आप इस शीट को पढ़ते, इस शीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो कोरियोलिस फोर्स जो कि एनसीईआरटी में बहुत ही बोल्डली मेंशन है, प्रॉपर उसका डायग्राम बना के दिया है, उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते। तो ये एक्टिव रिकॉलिंग शीट बहुत काम आने वाला है। जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, इसको आप फिलअप करते जाना। नेक्स्ट वन इज़ आंसर राइटिंग। यहाँ हमने बात कर ही ली है। जो हम एमसीजी का कंपोनेंट चलाएंगे, जो वीडियोस यूट्यूब पे आएंगी, उनको आप देखो, क्योंकि आंसर राइटिंग में वहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। कैसे इंट्रो लिखा जाता है, कैसे बॉडी लिखा जाता है, कैसे कंक्लूड किया जाता है, कैसे टॉपर्स कॉपी का एनालाइज किया जाता है, क्या एलिमेंट्स हम वहाँ से ले सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो टॉपर्स कॉपी भी ना कोई बाइबल नहीं है कि टॉपर्स कैसे भी आंसर लिख दिया आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगो। क्योंकि टॉपर्स के आंसर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा 2023 में क्वालिफाई कर रहा है और आप उसकी 2016 की, 2015 की, 2017 की कॉपी देख रहे हो, तो बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि 4-5 साल में आंसर लिखने के तरीके में, नॉलेज में बहुत फ़र्क आता है। और दूसरी चीज़ ये कि हर टॉपर हर सब्जेक्ट का मास्टर नहीं होता है। मान लो किसी के रैंक 100 आई, हो सकता है उसका GS1 बहुत ख़राब हो, GS1 में उसको बहुत ख़राब मार्क्स मिला हो, बट GS2 में उसको अच्छा मार्क्स मिला हो, GS3 में अच्छा मार्क्स मिला हो, इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला हो। तो जब भी आप टॉपर्स की आंसर कॉपी देखोगे, तो आप मेनली ये देखो कि किस GS में किसको कितना अच्छा मार्क्स मिला है, और उस हिसाब से हमको टॉपर्स की कॉपी को रेफ़र करना है। हम लोग ब्लाइंडली सिर्फ टॉपर्स की कॉपी को ये देख के कि किसका कितना रैंक आई है और रेफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं ना, वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सब टॉपर्स का सारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, सारा GS पेपर अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम पिक एंड चूज़ करेंगे। आंसर राइटिंग में, MCG कंपोनेंट में हम यही सब सीखेंगे ना। देखो आप ये सारी चीज़ें करोगे तो मिड जैन तक आप मेंस रेडी हो जाओगे। प्लस ऑप्शनल, देखो ऑप्शनल आपको खुद करना होगा। जो मैं यहाँ पे प्लानर बनाऊँगा, वहाँ पे आपको ऑप्शनल का भी टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो मेक और ब्रेक का काम करता है। आपको सिर्फ GS पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि GS में एक हद तक ही आप नंबर ला सकते हो। मेजर खेलना ऑप्शनल कर देता है, इसलिए ऑप्शनल आपको साइड बाय साइड लेके चलना है, और ऑप्शनल को भी आपको अक्टूबर-नवंबर तक ख़त्म कर देना है। तो हम मिड जैन तक मेंस रेडी हो जाएंगे। प्लस जब आप मेंस की चीज़ें पढ़ोगे, तो आपके प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन रहेगा वो भी किक ऑफ कर चुका रहेगा। मिड जैन के बाद हम मार्च तक या फेब तक वीकली आंसर राइटिंग करेंगे। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड स्टार्ट होगी, क्योंकि प्री को आपको लास्ट में 3-3.5 महीना देना होगा। नाउ प्रिज्म ग्रुप आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो? सबसे पहले ये प्योरली फ्री इनिशिएटिव है, बट आई वॉन्ट यू टू बी रूथलेस। ये एग्ज़ाम, ये कॉम्पिटिशन बहुत रूथलेस है, तो आपको भी रूथलेस होना पड़ेगा। गिव इट ऑल अप्रोच आपको लेके चलना होगा और डेडिकेटेड रहना होगा। भले ही ये एक फ्री इनिशिएटिव है, बट मेरे लिए कॉस्ट ना ये है, जितना भी आप रूथलेस हो सको, जितना भी आप ब्रूटल हो सको ना, आपको होना पड़ेगा। जितना भी आप हार्ड हार्टेड हो सको, भाई मुझे करना है तो करना है। आपको इन 10 महीनों में सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपने गोल के बारे में सोचना है। इसके अलावा जो भी चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। ये प्रोग्राम 11 जुलाई से स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। और देखो 1 हफ्ते का टाइम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी उस माइंडसेट में नहीं है कि मैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद स्टार्ट कर दूँ पढ़ाई करना। तो आप भी थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सा काम डाउन हो, जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया उसको थोड़ा सिंकिंग करो। अभी हम इमोशनली बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे।
थोड़ा अपने आप को वक्त दो, थोड़ा काम डाउन हो, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद देयर इज़ नो मूविंग बैक, हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। जो प्रिज्म ग्रुप रहेगा हमारा, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो मेरा मेन टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो है ISPCS पाठशाला, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसी चैनल पे आपको 1-2 दिन में प्रिज्म ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस देंगे जो, और जो फुल फ्लेजेड 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, कि राइट टाइम क्या होना चाहिए प्लान बी के लिए। काफ़ी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको प्लान बी डिसाइड करते वक्त अपने दिमाग में लेके चलने होंगे। आपका अटेम्प्ट कितना हुआ है, आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप खुद पे डिपेंडेंट हो या फिर घर वाले पैसे दे रहे हैं, फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है आपको, और आपकी अभी एज कितनी हुई है। यहाँ पे देखो जो मेजर फैक्टर होते हैं, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, अभी उनको आप साइड लाइन कर दो। लेकिन जो मेजर फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको प्लान बी लेना है कि नहीं लेना है, वो मेनली ये 4 फैक्टर होते हैं। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोचिंग करते हैं, कोचिंग 1 साल 2 साल 1.5 साल चलता रहता है हमारा। जो कोचिंग का फ़ेज़ होता है ना, एक तरीके से आप उसको ये कहो कि सबसे बेस्ट फ़ेज़ होता है। रीज़न बीइंग कि जब हम कोचिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में उतना प्रेशर नहीं होता। ऑल्दो हमारा टाइम जा रहा है 1 साल 1.5 साल, बट साइकोलॉजिकली मेंटली हमको ये लगता है कि तैयारी अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई, अभी हम तैयारी के फ़ेज़ में ही हैं। और एक आप मेटाफोरिकली बोलो तो ऐसा लगता है कि सर पे हमारे छत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम कॉलेज में रहते हैं तो उतना हमको डर नहीं लगता है, उतना हम फ्यूचर का सोचते नहीं है। जैसे ही कॉलेज से पास आउट होते हैं तब लगता है कि यार अब क्या करें और फ्यूचर कहाँ जा रही है। वही हिसाब किताब रहता है जब तक आप कोचिंग करते हो, आपको लगता है कि सब कुछ सही है। बट जैसे ही कोचिंग ख़त्म होता है, आपका प्री होता है, और मान लो आपका प्री नहीं निकला, उस टाइम पे रियलिटी हिट करती है। इसलिए देखो जो लोग कोचिंग डेज़ में हैं, जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, उनको मैं स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि कोचिंग को भी आप बहुत सीरियस लो, और कोशिश करना कि कोचिंग करते करते ही आप अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड कर लो ना। देखो सिंपली मैं अगर आपसे बात करूँ तो मान लो आपने 3 अटैम्प्ट दे दिया है, 3 आपने सीरियस अटैम्प्ट दे दिए हैं, तो आप किसी प्लान बी को देख सकते हो। बट यहाँ पे आप एक कीवर्ड देखना, सीरियस अटैम्प्ट। सीरियस अटैम्प्ट मतलब ये हुआ कि आप 3 अटैम्प्ट पढ़ के दिए हैं, आपने यूपीएससी का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, जो मेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं आपने उसको ऑलमोस्ट 1-2 बार देख लिया है। अगर आपका इतना प्रिपेयर है तो आप जॉब के साथ साथ भी पढ़ाई को मैनेज कर लोगे। जैसा मैंने अभी ऊपर बोला था ना कि एफिशिएंसी तभी आती है जब स्कार्सिटी रहता है। आपके पास टाइम कम रहेगा तो आप टाइम को उस हिसाब से मैनेज कर लोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, वो कम होगा। और देखो यहाँ पे भी आपको बैकअप लेना है कि नहीं लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फैमिली सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, आपकी एज कितनी है। काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको प्लान बी की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। बट जो मुझे लगता है आपको अपने लिए एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करना होगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं, जो मेंस तक पहुँच जाते हैं, और उनको ये लगता है कि थोड़ा और पुश मिलेगा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऐसा जॉब कर सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप किसी कोचिंग में एज ए मेंटर ज्वाइन कर सकते हो, एज ए इवेल्युएटर ज्वाइन कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, प्लस आप एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे ना। देखो जो लोग प्लान बी की तरफ देख रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या तो फिर प्राइवेट जॉब के लिए। बट आई विल से कि अगर आप सीरियसली प्लान बी की तरफ देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको 5-6 महीने में जॉब चाहिए, तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाओ। क्योंकि देखो आप यूपीएससी का ऑल्टरनेटिव सोचोगे कोई और दूसरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, आरबीआई है, नाबार्ड है, सीएपीएफ है, या फिर कोई दूसरा स्टेट पीसीएस हो गया। यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का कंपटीशन इससे डिसाइड नहीं होता है कि पेपर कितना टफ आ रहा है, बल्कि इससे डिसाइड होता है कि उस एग्ज़ाम में सीट्स कितनी है। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, इन सारे एग्ज़ाम्स में सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, और इन एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए भी लोग यहाँ पे सालों से लगे हुए हैं। तो अगर आपको तुरंत फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो आप कोई प्राइवेट जॉब करो, चाहे आप एमबीए कर सकते हो, आप 6-7 महीने का कोर्स करके डेटा एनालिस्ट का जॉब कर सकते हो, कोई और हायर एजुकेशन एक्वायर कर सकते हो, या फिर जो आपने स्किल एक्वायर की है, आपने मेंस दिया, आपने इंटरव्यू दिया है, तो आप कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे ना आपको शॉर्ट टर्म में रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ देखो एमबीए है या फिर कोई हायर डिग्री है, अब ऐसा नहीं कि आप एमबीए करने गए या फिर कोई दूसरी डिग्री करने गए और 1 महीने बाद आपको जॉब मिल जाएगी। आपको कोर्स तो कंप्लीट करना होगा, बट कोर्स कंप्लीट करने के प्रोसेस में आप उस लाइन में आ जाओगे। क्योंकि देखो अभी क्या होता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल तक यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसके बाद वापस प्राइवेट फील्ड में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कोई आप डिग्री कर रहे हो तो आपको एक वे ऑफ रेस्क्यू मिल जाता है। इसके बाद देखो ये जो गवर्नमेंट जॉब है, मैं ये बोलता हूँ कि किसी ने अगर से 2 अटैम्प्ट दे दिया यूपीएससी का, सीरियस अटैम्प्ट,
या फिर मैं बोल रहा हूँ सीरियस अटेम्प्ट, सिर्फ ऐसे नहीं कि मन बहलाने के लिए और ट्राई करने के लिए कि पेपर कैसा आता है। अगर आपने सीरियस अटेम्प्ट दे दिया है तो तीसरा अटेम्प्ट जब भी देने जा रहे हो उसके साथ किसी न किसी ऐसे एग्ज़ाम का फॉर्म भर दो जिसका सिलेबस, जिसका पैटर्न यूपीएससी से मैच करता है, ताकि यूपीएससी के साथ साथ आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे देखो यूपीपीसीएस है, ठीक है। यूपीपीसीएस का प्री जो है वो अक्टूबर में होने वाला है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पेपर 5 और पेपर 6 को छोड़ के, पेपर 5-6 आपका यूपी स्पेशल हो गया, इन दोनों पेपर को छोड़ के बाकी पूरा पैटर्न जो है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सेम है। तो जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम देंगे, वो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं। इससे ये होता है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खाली नहीं बैठेंगे। मान लो जुलाई में आपका रिज़ल्ट आया यूपीएससी का, ठीक है, इसके बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम है। तो ये सारे फैक्टर्स आप ध्यान में रखो जब भी आपको प्लान बी की तरफ जाना है। और देखो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट, व्हाट एवरीवन वांट, चाहे अपनी फैमिली की बात करो या फिर अपने दोस्तों की बात करो जो आपकी फ़िक्र करते हैं, जो चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करो, वो सिर्फ यही चाहेंगे। इवन आप भी लॉन्ग टर्म में लाइफ में यही चाहोगे कि आप खुश रहो और आप कंटेंट रहो। और खुश होने का यूपीएससी ही सिर्फ एकमात्र रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी हज़ारों रास्ते हैं आपके सामने। कभी भी आप अपने आप को हारा हुआ अकेला मत समझना। आप थक सकते हो बट आपको रुकना नहीं है।